हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वीज़ा डायरीज। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सेटलमेंट के ऊपर। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सेटलमेंट क्या हमें किसी घर के लोन का सेटलमेंट करना है या अपने बिजनेस लोन का सेटलमेंट करना है, या फिर हमें अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स की सेटलमेंट करनी है। आज का टॉपिक ये नहीं है। मैं आप लोगों को ये नहीं बताने वाला कि आप लोगों को अपनी पेमेंट सेटल कैसे करनी है, लेकिन मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताने वाला हूँ कि जब भी आप लोग किसी नई कंट्री में इमिग्रेट होते हैं एज अ पीआर और एज अ स्टूडेंट, तो आप लोगों को उस कंट्री में जाके सेटल कैसे होना है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा, क्योंकि जो भी लोग इन कंट्रियों में माइग्रेट होते हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ही होते हैं, और इन लोगों को ज़्यादातर नहीं पता होता कि उस कंट्री में जाके आप लोगों को क्या क्या करना है और आप लोगों को कैसे सेटल होना है, कैसे जॉब ढूंढनी है, कैसे रेंट पे घर ढूंढना है। सो आज का ये टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन इस चीज़ की मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन अगर आप लोग इस पाथवे को, इस एक्सपीरियंस को फॉलो करेंगे तो आप लोग इजीली किसी भी कंट्री के अंदर सेटल हो सकते हैं और अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी अपनी होम कंट्री इंडिया छोड़ के कनाडा आज से ठीक 2 साल पहले आया था यहाँ पे सेटल होने के लिए, और जितना भी मैं अपना एक्सपीरियंस या आप लोगों को प्रोसीजर बताऊंगा वो सब कनाडा से रिलेटेड होगा। लेकिन अगर आप लोग किसी और कंट्री या जैसे कि ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में मूव हो रहे हैं तो सेटलमेंट का प्रोसीजर लगभग लगभग सेम ही रहता है, थोड़ा बहुत रूल्स ऊपर नीचे होते हैं। सो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज क्या टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है सेटलमेंट। मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं यहाँ पे आके सेटल कैसे हुआ था। जब मेरा डिसीजन आ गया था कि मुझे पीआर मिल गई है कनाडा की, तो उस टाइम पे मैंने अपना माइंड बिल्कुल क्लियर बना रखा था कि मुझे किस टाइम फ्रेम के अंदर कनाडा मूव होना है। टाइम फ्रेम से मेरा मतलब है कि किस वेदर के अंदर मुझे कनाडा मूव होना है। मुझे पहले से पता था कि कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा हार्श विंटर्स होती हैं। मैंने अपना माइंड क्लियर बना रखा था कि मुझे विंटर्स के अंदर तो कनाडा बिल्कुल भी मूव नहीं होना है। उसका रीज़न ये है कि विंटर्स के अंदर आप लोगों के पास सबसे पहले तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं, क्योंकि यहाँ पे विंटर्स में लोग बहुत कम घूमने या बहुत कम घर से बाहर निकलते हैं। जब लोग बहुत कम बाहर निकलेंगे, बहुत कम घूमेंगे, तो बिजनेसेस को थोड़ा सा प्रॉफिट तो कम होगा ही। जब बिजनेसेस को प्रॉफिट कम होगा तो बिजनेस हायरिंग रोक देता है। आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलेंगी। तो आप लोग जिस भी कंट्री मूव हो रहे हैं, अगर आप लोग कनाडा मूव हो रहे हैं तो कनाडा के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप लोग किसी और कंट्री मूव हो रहे हैं तो आप लोग वहाँ का वेदर ज़रूर चेक कर लें और वहाँ की जॉब मार्केट ज़रूर चेक कर लें, तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस टाइम फ्रेम में ज़्यादा मौजूद होती है। आगे चलते हैं। तो उसके बाद मैंने जब भी मेरा डिसीजन आया तो मैंने थोड़ा सा वेट करा, और वेट करने के बाद मैं यहाँ पे समर्स में आ गया। समर्स के अंदर आने का मेरे को फ़ायदा ये हुआ कि मुझे यहाँ पे आके पैसे ज़्यादा खर्चने नहीं पड़े कपड़े खरीदने के लिए, क्योंकि अगर मैं विंटर्स में आता तो मुझे यहाँ पे विंटर जैकेट्स, विंटर बूट्स, विंटर ग्लव्स, विंटर कैप, ये सब मुझे यहाँ के वेदर के हिसाब से बाय करना पड़ता, जिसके अंदर मेरे थोड़े से पैसे इन्वेस्ट होते। लेकिन समर्स के अंदर मुझे टाइम मिल गया कि 6 मंथ तो समर्स रहेगी। 6 मंथ्स के अंदर मैं सेटल होने के बाद जब विंटर्स आएंगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे अपनी जैकेट्स वगैरह खरीद लूँगा। समर्स में कनाडा मूव होने से पहले मैंने इंडिया में क्या क्या करा, अब मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। डिसीजन आने के बाद मैंने सबसे पहले तो अपना पैकिंग का सामान शुरू करा कि मेरे को कनाडा क्या क्या लेके जाना है अपने लगेज के अंदर। मैंने वो सारा सामान इकट्ठा करना धीरे धीरे शुरू करा, डे बाय डे। उसके साथ साथ मैंने, जब मेरे को रात को टाइम मिलता था या कभी भी मुझे घर पे टाइम मिलता था, उसके साथ साथ मैंने अपना जॉब मार्केट सर्च करना शुरू करा कि इंडिया के अंदर जो मैं जॉब करता था उससे रिलेटेड जॉब कनाडा के अंदर किस प्रोविंस या किस सिटी के अंदर अवेलेबल है। मेरी जॉब से रिलेटेड मुझे कनाडा के अंदर बहुत सारे प्रोविंस मिले और उस प्रोविंस के अंदर बहुत सारी सिटीज़ मिली, जहाँ पे कि मैं जो इंडिया में जॉब करता था उससे रिलेटेड जॉब मुझे इन सिटीज़ के अंदर भी मिल जाएगी। उसके बाद मैंने इंटरनेट पे सर्च किया कि इन सिटीज़ के अंदर से कौन सी सिटी ज़्यादा एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स और कौन सी सिटी थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव है। उसके अंदर मैंने सर्च करा
और अपने डायरी के अंदर वो सिटीज़ जो मैंने लिख रखी थी उसके अंदर आगे नंबरिंग करी कि मुझे पहला ऑप्शन मुझे ये है, दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है, तीसरा ऑप्शन मेरे पास ये है। फिर मैंने उन सिटीज़ के अंदर जॉब सर्च करना शुरू करा और जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी मुझे अपने प्रोफाइल से रिलेटेड मिलती थी उस प्रोफाइल और उस जॉब अपॉर्चुनिटी के अंदर मैंने इंडिया से बैठे बैठे ही अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को एक कैनेडियन, अगर आप कनाडा आ रहे हैं, कैनेडियन नंबर भी चाहिए होता है, क्योंकि कनाडा में जो भी एम्प्लॉयर अगर आप लोगों को जॉब देगा तो वो आपके कैनेडियन नंबर पे ही कॉल करेगा। सो अगर आप लोगों के पास कैनेडियन नंबर नहीं है, आप लोगों को उसके अंदर पैसे खर्च नहीं करने हैं इंडिया में रहते हुए, एक ऐप आती है जिसका नाम है टेक्स्ट नाउ। मैं आप लोगों को यहाँ बता दूं कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट नाउ का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी ये टेक्स्ट नाउ यूज़ किया था एक नंबर जनरेट करने के लिए। टेक्स्ट नाउ आप लोगों को एक कंप्यूटर बेस्ड नंबर दे देता है जिससे आप लोग इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। तो वो नंबर आप लोग अपने रिज्यूम में डाल के इंडिया में बैठे बैठे ही कनाडा के अंदर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कैनेडियन एम्प्लॉयर आपका रिज्यूम है वो सिलेक्ट कर लेता है और उसको आपसे इंटरव्यू करना होता है तो वो आप लोगों को उस नंबर पे कांटेक्ट करेगा। वो नंबर कैनेडियन एम्प्लॉयर को कनाडा के हिसाब से दिखेगा, लेकिन वो नंबर टेक्स्ट नाउ का होगा और आप लोगों के भी पैसे नहीं लगेंगे उसके अंदर, क्योंकि टेक्स्ट नाउ इंटरनेट से चलता है। और कैनेडियन एम्प्लॉयर के भी कोई पैसे नहीं लगेंगे क्योंकि वो कैनेडियन नंबर पे ही कॉल कर रहा है। उसके बाद जब मैंने जॉब्स अप्लाई करी, लेकिन मेरे को किसी भी जॉब से कोई रिप्लाई नहीं आया। सो मुझे इंडिया में बैठे बैठे जॉब नहीं मिली। उसके साथ साथ मैं अपनी पैकिंग तो कर ही रहा था। जब मेरी पैकिंग हो गई, जब मैंने जॉब्स अप्लाई कर ली, मेरे को नहीं मिली। पहले मुझको भी कनाडा के अंदर टोरंटो जाना था, लेकिन मैंने जब सर्च करा तो टोरंटो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव होने के साथ साथ ही वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड थी वो थोड़ी सी कम थी, क्योंकि टोरंटो थोड़ा सा आईटी सेक्टर में ज़्यादा है। उसके साथ साथ मैंने और जो अपने ऑप्शंस निकाल रखे थे उसके अकॉर्डिंग मैंने सर्च किया और मैंने डिसाइड किया कि मैं एल्बर्टा प्रोविंस के अंदर मूव होऊंगा। एल्बर्टा प्रोविंस के अंदर मूव होने का मेरा रीज़न ये था, पहली चीज़, अगर आप लोग टोरंटो जाते हैं या ओंटारियो प्रोविंस में मूव होते हैं तो आप लोगों को डे वन से मेडिकल नहीं मिलता है। आप लोगों को एटलीस्ट 3 मंथ्स टोरंटो में या ओंटारियो प्रोविंस के अंदर रहना पड़ता है। उसके बाद ही आप लोगों को जो कैनेडियन गवर्नमेंट है वो आप लोगों को फ्री मेडिकल प्रोवाइड करती है। लेकिन एल्बर्टा, अगर आप एल्बर्टा के अंदर आते हैं तो आप लोगों को डे वन से ही मेडिकल आप लोगों का कवर होता है कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ। इसलिए पहला रीज़न तो मेरा ये था कि मैं एल्बर्टा इसलिए आया। दूसरा रीज़न मेरा ये था कि अगर मैं टोरंटो मूव होता हूँ तो अगर जो भी मैं अपनी सेविंग्स इंडिया से लेकर आ रहा हूँ टोरंटो के अंदर, मुझे वो जो सेविंग्स है मेरी जल्दी ख़त्म होगी, क्योंकि टोरंटो एक्सपेंसिव सिटी है। तो अगर मुझे सपोज करिए 6 महीने तक जॉब नहीं मिलती है तो मेरी पॉकेट से मेरा पैसा लगेगा। मेरी पॉकेट से जो पैसा लग रहा होगा वो जल्दी ख़त्म होगा एज़ कम्पेयर टू एल्बर्टा, क्योंकि टोरंटो के अंदर 13% टैक्स है और एल्बर्टा के अंदर 5% टैक्स है। सेकंड रीज़न मेरा ये था कि अगर मैं एल्बर्टा आता हूँ और यहाँ पे मैं रहता हूँ तो मेरे जो सेविंग्स मैं लेकर आ रहा हूँ, सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं $1000 लेकर आ रहा हूँ अपने साथ, तो टोरंटो के अंदर $1000 मेरे 6 मंथ्स में ख़त्म हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू वही $1000 मेरे एल्बर्टा के अंदर 8 मंथ तक चलेंगे। तो मुझे 2 मंथ्स का ज़्यादा टाइम फ्रेम मिलेगा, जिससे कि मैं 2 महीने और एक्स्ट्रा यहाँ पे रह सकता हूँ और एक्स्ट्रा 2 महीने मैं सर्च कर सकता हूँ जॉब्स के लिए। तो मेरा ये 2 मेन रीज़न थे कि मैं एल्बर्टा प्रोविंस के अंदर मूव हुआ। उसके बाद जब आप लोग अपना प्रोविंस या सिटी डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को काम आता है कि आप लोगों को कनाडा किस डेट पे मूव करना है, किस टाइम फ्रेम पे मूव करना है। टाइम फ्रेम और डेट लगभग साथ ही चलते हैं। तो मैंने डेट डिसाइड करी कि मुझे लगभग एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले सकता हूँ कि मुझे किसी भी मंथ के सेकेंड वीक या थर्ड वीक के अंदर मूव होना है। सेकेंड वीक और थर्ड वीक मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कनाडा में आके लीज आप लोगों की साइन होती है रेंट पे घर लेने के लिए, और जो लीज का पीरियड होता है वो अगर आप सिंप्लीफाइड रखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि बहुत से कैनेडियन जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो आप लोगों को फर्स्ट से ही लीज स्टार्ट करके देंगे। सेकेंड वीक थर्ड वीक में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आप लोग अपनी होम कंट्री में बैठे होते हैं आप लोगों को एयरबीएनबी ही बुक कराना पड़ता है। अगर आप लोगों को दूसरी कंट्री मूव होना है, इनिशियल डेज के लिए आप लोगों को एयरबीएनबी बुक कराना पड़ता है, नहीं तो आप लोगों को कोई होटल में रहना पड़ता है
या फिर अगर आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं तो आप लोग उनके साथ मूव होते हैं फर्स्ट इनिशियल डेज के लिए। सो मैंने सेकेंड या थर्ड वीक डिसाइड करा कि मैं जिस भी महीने में कनाडा मूव होऊंगा उसके सेकेंड या थर्ड वीक में ही मूव होऊंगा। तो मैंने अपनी एयर टिकट्स उसी पीरियड्स के दौरान सर्च करनी शुरू करी। जब मुझे वो एयर टिकट्स मिल गई तो मैंने वो एयर टिकट्स बुक करा दी। अब एयर टिकट बुक कराने के लिए भी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जानने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप किसी दूसरी कंट्री के थ्रू कनाडा आ रहे हैं या अपनी जिस भी कंट्री में आप मूव हो रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट नहीं ले रहे हैं तो आप लोगों को किसी थर्ड कंट्री के भी रूल्स रेगुलेशन, ट्रांजिट वीज़ा, ये सब देखना पड़ता है। इसके ऊपर अगर आप लोग कनाडा आ रहे हैं और आप लोग किसी थर्ड कंट्री के थ्रू आ रहे हैं, मैंने इसके ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कि आप लोगों को किस कंट्री में किस वीज़ा की ज़रूरत है, किस कंट्री में ज़रूरत नहीं है। जिस भी कंट्री में आप ट्रांजिट ले रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट तो आप आ सकते हैं। किसी थर्ड कंट्री के थ्रू आ रहे हैं तो आप लोगों को उस कंट्री के रूल्स के हिसाब से भी अपनी टिकट्स बुक करानी पड़ती है। तो उसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। तो आप लोगों को अगर वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद मैंने अपनी टिकट्स बुक कराई, पैकिंग मेरी पूरी हो चुकी थी, जॉब मेरे को मिल नहीं रही थी, प्रोविंस और सिटी मेरा डिसाइडेड था कि मुझे कहाँ जाना है। तो उस टाइम पे मैंने अपनी टिकट्स बुक करा के अपना वेट करा। जब वो दिन आ गया, कनाडा हम लोग आ गए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैं कनाडा आया था, मैं 5 फ्लाइट चेंज कर आया था और मैं वाया कोलालमपुर, देन दोहा, देन मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल इज़ इन कनाडा। फिर मैं मॉन्ट्रियल से टोरंटो गया, टोरंटो से मैं एल्बर्टा आया। उसके बाद में 5 फ्लाइट चेंज करके मैं यहाँ आया था और मेरी टोटल जर्नी 52 आवर्स की थी, फ्लाइट जर्नी इंडिया से एयरबीएनबी तक पहुँचने तक। और जो भी आप एयरबीएनबी आप बुक करेंगे या होटल बुक करेंगे, 1-2 दिन के लिए मत करिएगा। एटलीस्ट आप लोग अपने आप को 15 डेज का टाइम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि 1-2 दिन में आप लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। जब भी आप लोग मूव होते हैं आपको थकावट होती है, तो जब भी आप लोग मूव होएं तो कम से कम अपने आप को 10 से 15 दिन का टाइम फ्रेम ज़रूर दें। और यहाँ आने से पहले मैंने एक अपनी शॉर्ट्स बनाई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ आने से पहले आप लोगों को कौन सी 5 या 6 ऐप्स अपने फ़ोन में ऑलरेडी डाउनलोड करके रखनी है, क्योंकि आप लोगों को वो ऐप्स की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो उस शॉर्ट्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें बताना भूल गया। जब भी आप लोग इंडिया के अंदर होंगे, तो जब आप लोग यहाँ पे आने की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उस प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को अपने रिज्यूम्स की प्रिंट आउट कॉपी भी लानी है, फिजिकल कॉपी। और 1-2 कॉपी नहीं, एटलीस्ट 30 to 40 कॉपीज़ ज़रूर लाएं। जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं 20 कॉपीज़ अपने साथ लाया था और 20 कॉपीज़ मेरी 1-2 दिन में ख़त्म हो गई थी। और उस टाइम पे जॉब मार्केट कनाडा के अंदर ठीक ठाक थी। लेकिन अगर आप लोग इस टाइम पे आ रहे हैं तो कनाडा के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, जॉब मार्केट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप लोगों को जॉब चाहिए तो आप लोग एटलीस्ट 50 कॉपीज़ ज़रूर लेकर आएँ अपने अपडेटेड रेज्यूम की। और उसके अंदर जो आप लोग ऊपर नंबर डालेंगे वो आप लोग टेक्स्ट नाउ का नंबर डाल सकते हैं। और साथ ही जो मैंने अपने साथ लगेज लाया था, अगर आप लोगों को पैकिंग से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो आप लोग मेरी पैकिंग से रिलेटेड वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप लोग यहाँ कनाडा आ जाएंगे तो जो भी आप लोगों ने बुक करा रखा है, जैसे कि एयरबीएनबी, होटल, अगर आपको किसी रिलेटिव के साथ रहना है, जो भी आप जहाँ भी आपको रहना है, वहाँ पहुँच के आप लोग अपना रेस्ट करिए। अपना सामान जो थोड़ा बहुत आप लोग खाने का अपने साथ लाए होंगे, खाइए पिए, थोड़ा सा रेस्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग इनिशियल डेज में 1 आधे दिन रेस्ट नहीं करेंगे तो आप लोग आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को जब आप लोग यहाँ आते हैं तो थोड़ी सी इनिशियल स्टेज में स्ट्रगल ज़्यादा होती है। और साथ ही जब भी आप लोग अपने इंडिया में रहते हुए एयरबीएनबी बुक करा रहे हैं या होटल बुक करा रहे हैं, तो उस केस के अंदर आप लोग ये ज़रूर ध्यान रखिए, जो भी आप लोग एयरबीएनबी या होटल बुक कराएंगे वो थोड़ा सा कन्वीनियंस स्टोर, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ईजी पड़ना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि यहाँ पे आते ही आप लोगों के पास गाड़ी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और अगर आप लोग डेली बेसिस पे टैक्सी वगैरह करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। आप लोग जब भी ये चीज़ बुक कराएं तो ये चीज़ ज़रूर गूगल पे देख लीजिए कि एयरबीएनबी या होटल के पास कन्वीनियंस स्टोर या फिर ग्रॉसरी स्टोर और ट्रांसपोर्ट की कितनी फैसिलिटीज़ है। ट्रांसपोर्ट के अंदर मेरा मतलब है एलआरटी जो कि मेट्रो होती है इंडिया के अंदर, यहाँ पे एलआरटी कहते हैं। किसी किसी प्रोविंस के अंदर मेट्रो भी कहते हैं। और या फिर बस की कनेक्टिविटी कितनी है,
कितनी देर में बसेज आ रही हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ही आप लोग अपना एयरबीएनबी या होटल बुक कराइएगा। जब आप लोग यहाँ आ जाएंगे उसके एक दिन आपने रेस्ट कर लिया, उसके बाद आप लोग कन्वीनियंस स्टोर या ग्रोसरी स्टोर जाके अपने लिए ग्रोसरी खरीद के परचेज करके ले आइए। ग्रोसरीज या आप लोग हम लोग इंडिया से है तो हम लोग वहाँ पे घी खाते हैं और आटा वगैरह होता है, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में मत लाइएगा, क्योंकि आप लोग एयरबीएनबी और होटल में रह रहे हैं। जब आप लोग रेंट पे घर ले लेंगे तो आप लोगों को अपना सारा सामान उस रेंटेड हाउस के अंदर मूव करना है। अगर आप भर भर के ग्रोसरीज ले आएंगे तो आप लोगों को ग्रोसरीज भी मूव करनी हो। ज़्यादा भर के मत लाइए, अपना एक हफ्ते जितने भी दिन का आपने एयरबीएनबी बुक करा रखा है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना ग्रोसरी का सामान ले आइएगा। और जो भी आप लोग लगेज लेकर आए हैं, पूरा लगेज का बैग अपना एयरबीएनबी या होटल के अंदर मत खोल दीजिएगा। जितनी भी रिक्वायरमेंट हो सिर्फ वही चीज़ अपने बैग से निकालिएगा, बाकी सब कुछ अपने बैग में ही रहने दीजिएगा। सेम लॉजिक, आप लोगों को दूसरे घर के अंदर मूव होना है विद इन 10 to 15 डेज। तो उसके बाद जब आप लोग ये सब चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों का काम होता है सोशल मीडिया के ऊपर जाना, और सोशल मीडिया के ऊपर जो भी आपकी कम्युनिटी ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप, जो भी आप लोगों के ग्रुप्स हैं, सारे ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के बाद आप लोग उस ग्रुप के ऊपर अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि आप लोगों को जॉब की रिक्वायरमेंट है, रेंटेड हाउस की रिक्वायरमेंट है, वो सब आप लोग डाल के वहाँ से भी आप लोग अपना इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एक चीज़ का यहाँ पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग इस ग्रुप पे डालते हैं तो बहुत से एम्प्लॉयर्स होते हैं जो कि एम्प्लॉयर होते ही नहीं है, वो स्कैमर्स होते हैं। वो आप लोगों को कॉन्टैक्ट करेंगे कि हाँ मैं आप लोगों को जॉब दे दूंगा, आप अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, आप बैंक अकाउंट नंबर प्रोवाइड करिए, या फिर बहुत सी आप लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, या फिर आप लोगों से पैसे मांगते हैं कि आप लोगों को मैं जॉब दे दूंगा, आप मुझे $500 या $100 या $1000 आप लोग मुझे इनिशियल आपको देने पड़ेंगे और मैं आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उस झांसे में आप बिल्कुल मत फंसिएगा, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर यहाँ पे पैसे लेके जॉब नहीं देता है, या पैसे आप लोगों से पहले पैसे मांग के या आप लोगों से पहले इन्फॉर्मेशन मांग के जॉब नहीं देता है। अगर कोई भी ऐसा बंदा आप लोगों को कॉन्टैक्ट करे तो काइंडली इग्नोर दैट पर्सन। और कोई भी आपको जॉब देता है तो आप लोग उससे फिजिकली मिलने की रिक्वेस्ट करिए और उसका जॉब आउटलेट देखिए अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने से पहले। और एक चीज़ और, यहाँ पे इंडिया में रहते हुए आप लोग बैंक अकाउंट भी खुलवा सकते हैं अगर आप लोगों को अपना पैसा वाया ट्रांसफ़र करना है तो। उसके रिलेटेड मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से यहाँ पे मेजर बैंक्स हैं और आप लोग बैंक अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, तो उस वीडियो का आप लोग वेट करिए। लेकिन हाँ, आप इंडिया में रहते हुए भी बैंक अकाउंट अपना कनाडा के अंदर खुलवा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स है, वो मैं उस वीडियो में बता दूंगा। तो उसके बाद अपना जो आप लोगों ने जॉब सर्च करिए, रेंटेड हाउस सर्च करिए, जहाँ पे आप लोग एयरबीएनबी में रह रहे हैं वहीं पे ही आप लोगों को जब भी टाइम मिले आप वॉक पे निकल जाइए, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे बैनर्स लगा रखे होते हैं, स्टैंडिंग्स लगा रखी होती है कि उन लोगों के पास रेंटेड जगहें हैं, आप लोग रेंट कर सकते हैं। एक वेबसाइट है यहाँ पे किजीजी करके, आप वहाँ पे भी जॉब सर्च कर सकते हैं, रेंट पे जगह सर्च कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस इनिशियल स्टेज पे आप लोगों को मिल जाते हैं। तो उसके बाद जब आप लोगों को अगर कोई इनिशियली जॉब मिल जाती है उस जॉब पे जाइए। अगर आप लोगों को वो जॉब पसंद नहीं आ रही है तब भी आप लोग उस जॉब के ऊपर जाइए। मैं तो ये कहूँगा इंडिया से यही सोच कर आइएगा कि आपको आपकी फील्ड या आपकी प्रोफाइल के अंदर जॉब शायद ही मिले। अगर आप लोग डायरेक्टर लेवल या मैनेजरियल लेवल पे इंडिया में काम करते हैं तो आप लोगों को डायरेक्टली मैनेजरियल लेवल या डायरेक्टर लेवल पे जॉब यहाँ पे 99% नहीं मिलेगी। तो आप लोगों को प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा कि आप लोगों को जो भी जॉब मिले आप लोगों को वो करनी है। जो भी आपको फर्स्ट जॉब मिलती है आप लोग उससे उस एम्प्लॉयर से बात करिए कि आप लोगों को घर सर्च करना है, अगर आसपास घर है या नहीं है, अगर है तो कितना रेंट है, वो सब आप लोग सर्च करिए। अगर आप लोगों को जॉब पसंद आती है तो आप लोग वहीं करते रहिए, अगर आप लोगों को जॉब पसंद नहीं आती है तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि लीज़ 1 साल की मत करिएगा। यहाँ पे मंथ ऑन मंथ भी होते हैं और ईयर बाय ईयर भी होते हैं। सो अगर आप लोगों को जॉब पसंद नहीं आ रही है तो मंथ बाय मंथ का आप लोग ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अगर वो आपको लैंडलॉर्ड ऑप्शन देता है। अगर ईयर बाय ईयर है तो मेरा सजेशन ये है, अगर जॉब पसंद नहीं है तो ईयर बाय ईयर की लीज साइन मत करिएगा, मंथ ऑन मंथ की करिएगा, जिससे कि जब भी आप लोग जॉब स्विच करें तो स्विच करने के बाद आप लोग अपना रेंटेड प्लेस या घर भी स्विच कर सके ईजिली। क्योंकि जितना जॉब के पास रहेंगे आप लोग उतना आप लोगों को फ़ायदा होगा, कन्वीनियंट होगा आने जाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए।
क्योंकि इनिशियली तो आप लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना ही होगा। अगर आप लोगों को जॉब पसंद आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो आप लोग उस जॉब के साथ साथ कंटिन्यू करते हुए अपनी सेकंड जॉब या थर्ड जॉब सर्च करते रहिए। और जब आपको जॉब पसंद आ जाए अपना लीज और अपना रेंटेड हाउस भी शिफ्ट कर लें और जॉब भी आप लोग अपनी शिफ्ट कर सकते हैं। तो जब आप लोगों को जॉब मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो आप लोगों का जो लाइफ है इनिशियली जो स्ट्रगल थी वो ख़त्म हो जाएगी और आप लोग अपना लाइफ शुरू कर पाएंगे। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर मैं यहीं तक ही बताऊंगा। उसके बाद आप लोगों को जॉब मिल गई है, आप लोग अपने कनेक्शंस बनाइए, अपने आप लोग फ्रेंड्स बनाइए और उनसे रिलेटेड अगर आप लोगों को और बेटर जॉब मिलती है अपनी लाइफ में सक्सीड करिए। ये सारा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मेरी पर्सनल जर्नी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी और मैंने भी इसी पाथवे से अपने यहाँ पे कनाडा के अंदर लाइफ शुरू करी है। अगर आप लोगों को मेरी जर्नी पसंद आई हो तो आप लोग भी इस पाथ को फॉलो करिए। अगर आप लोगों के पास कोई बेटर पाथवे है तो आप लोग वो पाथवे भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को ये कहूँगा, अगर आप लोगों को ये प्रोसीजर या जर्नी पसंद आई हो तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और शेयर उन लोगों के साथ तो ज़रूर करिएगा जो लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं और अपनी लाइफ यहाँ पे सेटल करना चाहते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर आप लोगों को ये प्रोसीजर जो मुझे लगता है कि नॉर्मल प्रोसीजर है, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं, बाकी मेरे को जो लगता है प्रोसीजर यही सेम रहता है। आप लोगों को सर्च करना पड़ता है कि आप लोगों को किस प्रोविंस में जाना है, कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कौन सा प्रोविंस, कौन सी सिटी महंगी है, कौन सी सस्ती है। तो जो मुझे लगता है प्रोसीजर यही सारी कंट्रीज़ के अंदर फॉलो होता है। अगर आप लोग स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं और फैमिली के साथ नहीं है तो आप लोग शेयरिंग में भी रह सकते हैं। उस केस के अंदर आप लोगों का रेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि शेयरिंग में रहने के साथ साथ तो आप लोगों को फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों का रेंट स्प्लिट हो जाता है। अगर आप लोग फैमिली के साथ आ रहे हैं तो रेंट स्प्लिट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप शेयरिंग में नहीं रह रहे हैं तो, क्योंकि आपकी जेब से जाए या आपकी वाइफ की जेब से जाए, पैसे तो आपके घर से ही जा रहे हैं। सो आप लोग अगर ये पाथवे फॉलो करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए। और जितनी भी मैंने कंपनियों का या किसी भी चीज़ का नाम लिया है वो सब कुछ पेड एडवर्टीजमेंट नहीं है। ये सब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल जर्नी है। ये मैंने खुद अपनाया है, इसलिए मैं ये चीज़ों का नाम ले रहा हूँ, जैसे कि टेक्स्ट नाउ, एयरबीएनबी, ये सब मेरा पर्सनल अपनाया हुआ है, कोई भी पेड एडवर्टीजमेंट नहीं है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, जैसे कि मैंने पहले कहा है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीज़ा डायरीज।